ईडी का हृदय परिवर्तन हो गया है। ईडी को लग रहा है कि बड़ी फजीयत हो रही है पूरे देश में। जितने मामले दर्ज करते हैं 3-4% भी उसमें सजा हो पाती है, बाकी सब मुकदमे छूट जाते हैं। लेकिन ईडी के चीफ ने एक नया फैसला लिया है। उस नए फैसले ने, मैं बड़ा हैरान हूं कि जो फैसला लिया है, क्या वो मोदी जो शाह से पूछ के लिया होगा या बिना पूछे लिया? ईडी अपनी बदनामी नहीं कराना चाहती? क्या ईडी स्वतंत्र होना चाहती है? ईडी जो फैसला कर रही है कि भैया हम केवल आपको प्राथमिक आधार पे कोई साक्ष्य नहीं है और हमने मुकदमा कर दिया, हमें सबसे बचना चाहिए। आपको क्या लगता है ईडी का ये हृदय परिवर्तन क्यों हुआ? देखिए, ये सब हृदय परिवर्तन नहीं है। ये है क्या कि चूंकि ईडी का लगातार राजनीतिक इस्तेमाल किया मोदी सरकार ने, तो राजनीतिक इस्तेमाल करने के लिए अब किसी भी राजनेता को आपको जेल में डालना है, और किसी भी दफा में जेल में डालेंगे तो उसको जमानत मिल जाएगी। कोई फायदा नहीं है जेल में डालने की। जमानत मान लो 1 हफ्ते भी नहीं मिली तो 15 दिन में मिल जाएगी, वरना महीने भर में मिल जाएगी जमानत। उनको जेल में डालना है 6 महीने के लिए, साल भर के लिए, 2 साल के लिए जेल में डालना है, और उस बीच में उसके खिलाफ प्रचार करना है कि ये भ्रष्ट है, उसकी छवि गिरानी है, और उसके जरिए पूरे विपक्ष को भ्रष्ट ठहराना है। ये पूरी की पूरी एक योजना थी। इस योजना के लिए पीएमएलए कानून का इस्तेमाल किया गया, और एक विशेष रूप से ईडी की शक्तियां बढ़ाई गई। ईडी को कहीं भी छापा मारने के लिए, कहीं भी तलाशी लेने का विशेष अधिकार प्रदान किया गया कानूनन। और पीछे दरवाजे से जाके सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की जिस दफा 45 को संविधान विरोधी करार दे दिया था, उसको फिर से स्थापित किया गया। इसके बाद में उस दफा के तहत किसी भी व्यक्ति को पकड़ के कि ये साजिश कर रहा था, और ये इसे कहते नहीं कि मनी लॉन्ड्रिंग की जो कॉन्स्पिरेसी थी उसका हिस्सा है। अगर आप मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाएंगे, काले धन को सफेद करने का आरोप लगाएंगे किसी के ऊपर, तो आपको उसके लिए पुख्ता प्रमाण पेश करना होगा। इसको मनी ट्रेल कहते हैं। लेकिन अपने राजनीतिक आकाओं के कहने पर ईडी ने हथकंडा ये निकाला कि मनी ट्रेल तो किसी के खिलाफ मिलेगी नहीं। आज तक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मनी ट्रेल नहीं मिली, मनीष सिसोदिया के खिलाफ मनी ट्रेल नहीं मिली, संजय सिंह के खिलाफ मनी ट्रेल नहीं मिली, यहां तक के सत्येंद्र जैन के खिलाफ कोई मनी ट्रेल नहीं मिली इन्हें। किसी के, आम आदमी पार्टी किसी नेता के खिलाफ मनी ट्रेल नहीं मिली। कांग्रेस के कर्नाटक के नेता डीके शिव कुमार जो वहां उप मुख्यमंत्री हैं, उनके खिलाफ मनी ट्रेल नहीं मिली। भूपेश बघेल के साथ काम करने वाले आईएएस अफसर थे, उनके खिलाफ मनी ट्रेल नहीं मिली। कि सबके खिलाफ पीएमएलए कानून के तहत मुकदमे दायर किए गए हैं। हेमंत सोरेन के खिलाफ मनी ट्रेल नहीं मिली, किसी के खिलाफ मनी ट्रेल नहीं मिली। तो इन सबके ऊपर आरोप ये लगाया गया कि ये एक साजिश में शामिल थे। उस साजिश में इससे बात करते हुए सुने गए इनके खिलाफ। अच्छा, उसके लिए चूंकि कोई ठोस सबूत नहीं था, तो किसी को ठोक पीट कर गवाही दिलवा दी गई। लोगों को पहले किसी आदमी को मुकदमे में फंसाया, फिर उससे कहा अगर तुम गवाही दे दोगे हमारे हिसाब से तो मैं वायदा माफ गवाह कर लेंगे। जैसा कि वो है केजरीवाल, जो दिल्ली में तथाकथित शराब घोटाले में उसी गवाह का इस्तेमाल किया गया। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना का जो है, हम लोग जानते हैं, आंध्र प्रदेश का, हैदराबाद का, उसका इस्तेमाल किया गया। तो मैं कहने का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये कहा कि इन सब तरीकों से काम नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट में जब ये मुकदमे पहुंचे तो सारे मुकदमे गिर गए। डीके शिव कुमार के खिलाफ मुकदमा गिर गया। भूपेश बघेल के जो नजदीकी जो आईएएस अफसर थे, उनके खिलाफ मुकदमा गिर गया। आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणियां की उनके खिलाफ, और उनको सबको जमानतें उन्होंने दे दी। वो सब लोग अब राजनीति में भाग ले रहे। अब हालत यह है कि अब ईडी और उपराज्यपाल की मदद से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में अफवाहें उड़ा रही है। अफवाह उड़ा रही है कि उपराज्यपाल ने फिर से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने का ईडी को निर्देश दे दिया है। लेकिन जब आम आदमी पार्टी ने पूछा जो उन्होंने अनुमति दी है उसका लेटर दिखाओ हमें, तो बीजेपी वाले चुप हो गए। अरे अखबार में डबल कॉलम खबर छप गई सब जगह, अखबार में खबर छप गई सब जगह। तब मनीष सिसोदिया ने बयान दिया कि ये तो सिर्फ अफवाह उड़ा रहे हैं। तो अभी भी उसी हथकंडे का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो लगातार ईडी की बदनामी हो रही है बहुत बुरी तरीके से। उस बदनामी से बचने के लिए उनके डायरेक्टर राहुल नवीन ने अपने स्टाफ को निर्देश दिए हैं कि जब तक आपके पास ऐसे सबूत ना हो जो कोर्ट में टिक सकें, केवल कॉन्स्पिरेसी के आधार पर आप पीएमएलए कानून में किसी की गिरफ्तारी ना करें, वो आरोप किसी के ऊपर न लगाएं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है
इससे सीधे ये लगता है कि अभी तक तथाकथित विपक्ष के भ्रष्टाचार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ये पिछले 1.5-2 साल से प्रयोग कर रही थी, और जो लोकसभा चुनाव में मुंह के बल गिर पड़ा प्रयोग, और हेमंत सोरेन की जीत के बाद वो प्रयोग और भी ज्यादा मुंह के बल गिरा। तो हेमंत सोरेन को आपने भ्रष्टाचार में आरोपित किया था, वो आदमी दबा के जीता और इसके बाद मुख्यमंत्री है। अभी दिल्ली में भी यही होने वाला है कमोवेश। तो ऐसी हालत में इन सब लोगों की बड़ी बदनामी होगी, बहुत नाक कटेगी, उसको बचने के लिए ये किया गया। अच्छा, मुझे बताइए कि ये जो फैसला लिया राहुल नबी ने, ये कहा, ये क्या मोदी जी को अच्छा लगेगा? ऐसा कहना, भले वो छूट जाए, बदनामी हो, कुछ भी हो, लेकिन परेशान तो होते हैं। राजनीति में आगे पीछे जाना पड़ता है, राजनीति में एक कदम आगे बढ़ाना पड़ता है, कभी कभी 2 कदम पीछे भी जाना पड़ता है। अब आप देखिए ना, संसद में कानून पारित होने वाली प्रक्रिया को देखिए। पिछली बार जो पहले 6 महीने में सत्र चले थे संसद के, उसमें 15 कानून पास हो गए थे। इस बार 1 ही पास हो पाया। 15 और 1 का प्रतिशत है। क्यों? विपक्ष बहुत मजबूत है। अब आपको हर कानून जो है संसद की किसी संसदीय कमेटी को भेजना पड़ता है विचार के लिए। पहले तो किसी से कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं होती थी। ज्यादा विपक्षी लोगों ने हंगामा किया, बाहर निकाल दो, कानून पास करा दो अपना। वो तो इस तरीके से हो रहा था सारा का सारा। तो अब वो तो बहुत फर्क पड़ गया है ना, हर चीज में बहुत फर्क पड़ गया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ऊपर से आप कोई डींग मारते रहे, लेकिन वास्तविक काम करने का तरीका तो आपको बदलना ही पड़ेगा। एक और सेंसिटिव मामला है, वो है चुनाव आयोग का। चुनाव आयोग अलग अलग निर्देश जारी कर दे रहा है कि साहब आपको इसको किसी की कोई वीडियोग्राफी नहीं दी जाएगी, कोई दस्तावेज नहीं दिया जाएगा। महमूद प्राचा ने, जो जाने माने एडवोकेट है, उन्होंने हाई कोर्ट में रिट की थी। तो बिल्कुल चुनाव आयोग ने तो कसम खा रखी, जब तक जनता सड़क पे आकर इनके दिमाग ठीक नहीं करेगी, तब तक ये कुछ भी करते रहेंगे इस देश में। क्या यही इसी बात का इंतजार कर रहे हैं चुनाव आयोग? देखिए, ये जो अभी एक सरकार ने जो कानून बदले हैं, जिसके अंदर कोई भी जो डिजिटल इंफॉर्मेशन थी, जो डिजिटली इंफॉर्मेशन मौजूद है चुनाव की प्रक्रिया के बारे में, उसको कोई भी व्यक्ति देख सकता था। उसके ऊपर कानून बदल के उसके ऊपर रोक लगा दी है केंद्र सरकार ने। अब उसको देखने के लिए पहले तो कोर्ट जाना पड़ेगा, कोर्ट का आदेश लाना पड़ेगा, तब वो उस चीज को देख पाएगा, वरना कोई भी कभी भी देख सकता था, जानकारी हासिल कर सकता था। एक तरह से वो लोगों को सूचित होने के अधिकार का हिस्सा था। अब उस हिस्से से उसको बाहर निकाल दिया गया है। अच्छा, कांग्रेस ने यह आरोप लगाया है कि, और सरकार से जब पूछा गया भाई आपने ऐसा क्यों किया, किस तोफैल में किया, कि वो तो चुनाव आयोग ने सिफारिश की थी। अच्छा, अब सवाल उठता है चुनाव आयोग ने क्यों सिफारिश की थी? चुनाव आयोग ने किससे पूछ के सिफारिश की थी? चुनाव आयोग ये महत्वपूर्ण कदम, ये दूरगामी प्रभावों वाला कदम, दूरगामी नतीजों वाला ये कदम कैसे चुनाव आयोग के दिमाग में आया कि हमें इस सरकार को हम सलाह दें? क्या चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों से कोई बातचीत की? भाई चुनाव प्रक्रिया में कौन भाग लेता है? राजनीतिक दल भाग लेते हैं ना। किसके पक्ष और विपक्ष में चुनाव आयोग फैसला सुनाता है? राजनीतिक दलों के पक्ष में चुनाव फैसला। क्या भारत में बहुदलीय लोकतंत्र है, और वो किसी भी अन्य लोकतांत्रिक देश के मुकाबले हमारे यहाँ पार्टियों की संख्या ज्यादा है। हमारे यहाँ काफी पार्टियां हैं। ब्रिटेन में और अमेरिका में देखिए 2-3 पार्टियों से ही उनका लोकतंत्र मुद्दतों से चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। भारत में ऐसा नहीं है। नई पार्टियां बनती रहती हैं, पुरानी पार्टियां समाप्त नहीं होती हैं, पार्टियों की संख्या बढ़ती ही रहती है, निर्दलियों की संख्या बहुत होती है भारत में चुनाव में। तो ऐसी स्थिति में एक बहुदलीय लोकतंत्र के लिए आवश्यक यह है कि लगातार आप दलों के साथ बातचीत करते रहें, उनके सुझाव लेते रहें, उससे पूछते रहें, और उसके आधार पर आप निर्णय लें। बड़े बड़े दल हैं, आम आदमी पार्टी एक ऐसा दल है, इसकी 2 राज्यों में सरकार है, कांग्रेस की कई राज्यों में सरकार है, एक राज्यों में सरकार वाले तो और भी बहुत से दल हैं। यहां तक कि ये सरकारी बहुदलीय सरकार है, केंद्र सरकार एक पार्टी की सरकार नहीं है, केंद्र सरकार ही बहुदलीय सरकार है, कई दल उसके अंदर शामिल है, तब बहुमत वहां पर बन रहा है। भाजपा का अकेले बहुमत नहीं है। ऐसी हालत में चुनाव आयोग ऐसी मनमानी क्यों कर रहा है कि बिना दलों से बातचीत किए हुए इतने महत्वपूर्ण फैसले ले रहा है, और सरकार को सिफारिश दे रहा है कि आप ऐसा कर दीजिए, कानून बदल दीजिए इसके जरिए। तो कांग्रेस ने ये आरोप लगाया है, जो कि जायज आरोप है। तो ये कांग्रेस ने यह भी कहा है कि चुनाव आयोग की साख लगातार गिर भी रही है। सही बात। हाँ, क्योंकि जो पार्टियां हैं, जो दल हैं, वो सोचते हैं कि ये तो हमारे हितों का रक्षक नहीं है, ये हमें लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया नहीं करा रहा है संगठन ये। ठीक, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और ये आम आदमी के मन में बहुत निराशा भी पैदा हो रही है।
बहुत जी। शुक्रिया अभय जी, इतनी बातचीत की आपने, विस्तार से हमें समय दिया। तो ये थे अभय दुबे जी, और मुझे यकीन है ये बातचीत आपको पसंद आई होगी। आपके प्यार भरे कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। थैंक यू।